All, please join. Good afternoon, all. Please join. Please join, everyone. सलोनी, गुड आफ्टरनून. सबको जल्दी ज्वाइन करने बोलो. मैम देवासी सर का क्लास हो रहा है अभी. देवासी सर अब तक नहीं छोड़े हैं. हमको बोले कि 3 बजे छोड़ देंगे. नहीं, अभी बोले क्लास में कि इसी वाले लीव कर जाइए. ओके ओके. तो तुम लोग का सीएससी के साथ क्या ज्वाइंट क्लास हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर का? यस मैम. ओके. अच्छा सलोनी, दे दिए हैं हम ये तो देखिए ना. यस मैम, लैब कॉपी सबमिट कर सबमिशन दी. का. ओके यस ओके. मैम, सबमिट. वेरी गुड. ठीक है. सो तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे, that was एम रिसीवर, एनवेलप डिटेक्टर. ठीक है. आज हम लोग देखेंगे. अच्छा, डीएसबीएससी भी हो गया था. आज हम लोग देखेंगे नॉइज इन एसएसबीएससी रिसीवर. ओके. तो एसएसबीएससी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, मतलब एसएसबीएससी मॉड्यूलेशन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो एसएसबीएससी मॉड्यूलेशन, जस्ट अ सेकंड. ओके. तो अच्छा, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को. ओके. एसएसबीएससी रिसीवर के बारे में अगर देखेंगे या फिर एसएसबीएससी में क्या होता था, एसएसबीएससी का जो मैकेनिज्म था उसमें हम लोग क्या देख पाते थे कि एसएसबी का फुल फॉर्म था सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम. तो मींस यहाँ पे क्या होता था, हम लोग देखे कि क्योंकि जो मेरा नॉर्मल एम था दैट इज डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसपे हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो मेरा मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है कोई भी सिग्नल में, वो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट कहाँ पे रहता है? वो रहता है जो मेरा दोनों साइड बैंड्स है, मॉड्यूलेटेड वेव का जो दोनों साइड बैंड्स है उस पे होता है. जो कैरियर होता है उस पे नहीं होता है. कैरियर का जो लूप होता है या फिर कैरियर का जो पोर्शन होता है उस पे नहीं होता है. तो क्योंकि कैरियर के पोर्शन में नहीं होता है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पहले कि कैरियर जो है, कैरियर को हम लोग सप्रेस कर देते हैं. और कैरियर को सप्रेस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैरियर को सप्रेस करने के बाद हम लोग फिर क्या देखते हैं कि जो दोनों साइड बैंड्स होते हैं, दोनों साइड बैंड्स में इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का क्राइसिस है, उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा ये होता है, जो मेरा दोनों साइड बैंड्स होते हैं, दोनों साइड बैंड को हम लोग ट्रांसमिट करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं. That's why this type of aim is also known as single sideband suppressed carrier system. तो जो मेरा SSBSC सिस्टम है, SSBSC सिस्टम में ऑब्वियसली हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो मेरा SSBSC सिस्टम है वो क्या होगा, यहाँ पे
जो मेरा डिटेक्शन है इसमें भी बहुत टाइप ऑफ डिटेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो इसका जो डिटेक्शन है यहाँ पे भी क्या होता है, एक कोहेरेंट डिटेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली जो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एसएसबी जो सिग्नल है या फिर जो एसएसबी सिग्नल है उस एसएसबी सिग्नल का जो मेरा इक्वेशन है उस इक्वेशन के बारे में हम लोग को जानना है कि वो इक्वेशन में क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या पोर्शन नहीं है, कौन सा कंपोनेंट्स है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, कौन सा कंपोनेंट क्या इफेक्ट डालती है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को ध्यान से डिस्कस करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे ऑफ एसएसबी, अच्छा एक सेकेंड ले लेते हैं, just a second. हाँ, तो अगर एसएसबी सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, इक्वेशन है मेरा st इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी सी cos 2 pi fct mt प्लस हाफ ऑफ सी वी सी sin 2 pi fct mt। जहाँ पे ये जो m बार है वो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ mt। जो mt क्या है, mt जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसको हम लोग डिनोट किए हुए हैं mt से, और उसका अगर ट्रांसफॉर्म किया हुआ जो फॉर्म है दैट इज नोन एज द m बार के। तो ये जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हम लोग देख रहे हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द मैसेज mt थ्रू 90 डिग्री फेज शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो m बार टी हमको मिलता है वो क्या है कि सेम मैसेज है उसको सिर्फ 90 डिग्री फेज शिफ्ट कराया गया है। जो तो जो मिलता है उसको हम लोग हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। एंड दिस mt इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग mt थ्रू अ लीनियर फिल्टर विद ट्रांसफर फंक्शन। और इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम में तुम लोग ऑलरेडी ट्रांसफर फंक्शंस के बारे में पढ़े हुए हो, वैसे ही ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू इसको पास किया जाता है। Hence, MT and M dot T will have the same power spectral density. Because of this, we can use the same procedure as that uses the previous section to find in phase. तो यहाँ पे to find in phase containing the MT and quadrature component of MT. So the average power contributed by the component is C square V square P by 8 and H square. देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो MT एंड M बार T है, ये जो दोनों कंपोनेंट है इस इक्वेशन में, दोनों कंपोनेंट क्या है, जो मैसेज सिग्नल है उसको हम लोग 90 डिग्री से, दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो क्या है कि दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, लेकिन और दोनों में क्या है कि एक 90 डिग्री में फेज शिफ्ट होने के कारण वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है उस ट्रांसफर फंक्शन का पर्टिकुलर वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग भेजते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, इसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है दोनों का, वो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल। So because of this, we can use the same procedure as we used the previous section to find in phase. तो इसीलिए जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसको अगर हमको रिकवर करना है या फिर उसको अगर हमको डिटेक्ट करना है, तो जो मेरा नॉर्मल फेज शिफ्ट का जो मेरा इक्वेशन है या फिर जो भी मेरा ये है सारा जो प्रोसीड्यूर है वो सेम प्रोसीड्यूर को ही हम लोग फॉलो कर सकते हैं। So as that uses in so the average power contributed by each component मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि मेरा जो था पहले क्या था पिछले में हम लोग क्या देखे थे कि मेरा जो पावर कांस्टेंट था वो था CV/P। तो यहाँ पे क्या डिवाइडेड बाय 2 था, तो जहाँ पे P क्या था, मेरा एवरेज पावर ऑफ द MT and MT। सो SI जो मेरा SNR का जो मेरा इंसिडेंट है, और एक है मेरा रहेगा इंसिडेंट वेव का, और एक रहेगा इसका, तो मतलब आउटपुट
वेव का, तो उसके हिसाब से दोनों के लिए क्या होगा, mt और m/t के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होगा, तो इसीलिए ये हो गया 1/4 c²v² into p. So here it may be noted that this power is exactly half of the power of the DSP-FC. Obviously हम लोग देख सकते हैं वहां पे क्या था 1/2 था, यहाँ पे कितना है 1/4 है, तो ऑब्वियसली हाफ ऑफ द है. एंड द एवरेज नॉइज पावर इन द मैसिव बैंडविड्थ FM इज FMN0, और जो मेरा एवरेज पावर है वो क्या है FMN0. सो देयरफॉर द चैनल सिग्नल टू नॉइज रेशियो गिवन बाय, तो चैनल का सिग्नल टू नॉइज रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो वो हो जाता है मेरा ये चैनल का ये हो जाता है. सो इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो क्या है नैरो बैंड नॉइज का, वो बहुत कम है. ठीक है, तो so from the figure we can write the expression for NT as under यहाँ पे जो नॉइज है तो इसका इक्वेशन है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं NT equals to N1 cos 2 pi FC minus FM/2 into T, and NQ जो मेरे उसका क्वाड्रेचर कंपोनेंट है that is NQT sin 2 pi FC minus FM/2 into. So we apply ये इक्वेशन आपको मिल गया. So we apply the combination SC signal ST and noise NT at the input of the receiver. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है SSB का और AM का या फिर जो मेरा DSPSC है FC है उसका, तो उसको हम लोग अगर इनपुट पे देते हैं सो the output of the coherent detector is given by this. तो ये मेरा आ जाएगा जो मेरा coherent detection हो रहा है ये इक्वेशन आ जाएगा the output, and where इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो मेरा m/t term है has been eliminated from the output but the quadrature component of noise NQT appears in the output. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ mt था वो क्या था m/t, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं पे भी m/t नहीं है, पर जो नॉइज का जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, that is appears in the output. So in the above expression of yt the message signal component is half c bc mt. यहाँ पे कौन सा है मैसेज सिग्नल का कंपोनेंट, देखो only this one, यहाँ पे खाली mt है, बाकी क्या है नॉइज का कंपोनेंट है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर यहाँ ये वाला में खाली नॉइज नहीं है और ये खाली मैसेज सिग्नल है और यहाँ पे mt नहीं है, मींस ऑल दोस आर component for the message noise. So the noise component in receiver output is given by this. ये दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमको नॉइज कंपोनेंट मिलेगा, दोनों में हाफ है, हाफ आपको कॉमन ले लिए तो दिस प्लस दिस कॉमन बाय हाफ, तो ये मेरा आ गया नॉइज कंपोनेंट. सो आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो SNR इक्वल्स टू सिग्नल पावर बाय नॉइज पावर, तो ये था मेरा सिग्नल पावर, दिस वाज नॉइज पावर. तो वहां से हम लोग SNR का इस आउटपुट SNR का जो इक्वेशन है वो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज फाइनल आउटपुट मेरा आ गया c² p डिवाइडेड बाय 4 FMN0. तो इससे अगर हम लोग फिगर ऑफ मेरिट को देखेंगे तो फिगर ऑफ मेरिट से हम लोग को क्या पता चलेगा, द फिगर ऑफ मेरिट फॉर SSPSC रिसीवर, क्योंकि जो फिगर ऑफ मेरिट है वही क्या करता है उसी पैरामीटर से हम लोग जज करते हैं कि कितना एफिशिएंटली जो रिसीविंग हुआ है, जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है सिग्नल का वो हुआ है. So figure of merit, the figure of merit of SSPSC receiver may be expressed as under SNR 0 output SNR by channel SNR, जो channel का SNR है वो तो दोनों का वैल्यू सेम है और उसका वैल्यू है 1. So from the expression the figure of merit can be concluded that if the average modulated signal or the transmitted signal power and the average noise power in the message bandwidth
is same as that of the DSP receiver, then the output SNR and the figure of merit of SSPAC coherent receiver is same as that of the SSPAC receiver, that of the DSPAC receiver. तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर मेरा जो जो मेरा ट्रांसमिटेड पावर है उसका जो जहाँ उसका अगर हम लोग ये देखेंगे एवरेज पावर देखेंगे, वो अगर मेरा जो ऑल्दो इट्स एसएसपी एससी डिटेक्शन और एसएसपी एससी डिटेक्टर, उसका जो पावर है वो अगर मेरा नॉर्मल एफएम या फिर डीएसपी एफसी जो है, डीएसपी एफसी का जो पावर है उसके साथ सेम हो जाए, तो यहाँ पे क्या है जो कोहेरेंट डिटेक्शन होगा उसका फिगर ऑफ मेरिट भी डीएसपी एफसी के फिगर ऑफ मेरिट से के समान होगा, मींस वहां पे भी बहुत एफिशिएंसी हम लोग उसको ये यूज कर सकते हैं. So this is about the my SSB noise in the SSB receiver. Any doubt? Anybody? किसी को कोई भी डाउट है? Okay. तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो let's move to our next topic, that is threshold effect in AM receiver. कि जो AM receivers है उसमें कितना threshold तक कोई भी जो उसका noises है या फिर उसका जो नॉइज के लिए जो भी इफेक्ट्स है वो कितना थ्रेशोल्ड तक वो टॉलरेट कर पाता है, या फिर उसके कारण जो उसका अगर थ्रेशोल्ड लेवल से बाहर चले जाए तो उसके कारण क्या क्या मतलब कितना हद तक हम उसको टॉलरेट कर पाते हैं. So if the carrier to noise ratio is small as compared to the unity, मतलब अगर जो रेशियो है वो मिनिमम 1 है, ठीक है, as small as compared to 1 मतलब मिनिमम अगर 1 है, then the effect of noise dominates the signal and the performance of AM receiver. तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो उससे क्या होता है कि जो नॉइज का इफेक्ट है वो नॉइज का इफेक्ट ज्यादा रहता है, मींस नॉइज का जो इफेक्ट है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है और वो जो एम रिसीवर का जो परफॉर्मेंस है उस पे भी वो हैम्पर करता है. सो विद एनवेलप और वो होता है मेरा वहां पे रिसीवर कौन सा है, इट वाज एनवेलप डिटेक्टर, and will degrade to a great extent. Under such working condition, it is more convenient to represent the narrowband noise NT in terms of its envelope RT and phase UT as under. तो जहां पे अगर मेरा जो सिग्नल टू नॉइज का जो रेशियो है या फिर कैरियर टू नॉइज का जो रेशियो है वो अगर उसका जो है वो 1 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और उस कंडीशन में क्या है कि ये कन्वीनियंट हो जाता है कि जो मेरा नॉइजेस है, नॉइजेस को हम लोग नैरो बैंड नॉइज से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको इन टर्म्स ऑफ एनवेलप के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे एनवेलप जो है उसको हम लोग आरटी बोलेंगे और जो फेज है उसको फाइटी बोलेंगे, क्योंकि ये नैरो बैंड नॉइज के हिसाब से है. तो नैरो बैंड नॉइज में यहाँ पे दिस इज एनटी, दिस इज आरटी. आरटी मेरा क्या हो जाएगा, एनवेलप का जो मेरा क्या है, ऑब्वियसली एनवेलप का जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो है, एंड दिस जो फेज शिफ्ट है वो हो गया फाइटी. साइक्लिक, इट्स नॉट फाइ, इट्स साइक, ठीक है. सो दिस above expression is represent in the phasor diagram below. इस जो है इसका phasor diagram यहाँ से कर सकते हैं, and phasor diagram for AM plus narrowband, and this phasor diagram corresponds to the detector input FT equals to ST plus NT. और ये जो phasor diagram है यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अगर मेरा है एम्पलीट्यूड ऑफ NT और ये है उसका रिजल्टेंट, और इसमें है कितना फेज शिफ्ट है वाइट, क्योंकि यहाँ पे फेज शिफ्ट जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है. सो इट्स अ फेजर डायग्राम, क्योंकि तो मेरा सिग्नल्स है, सिग्नल्स के फेज के बारे में कितना फेज चेंज हो रहा है उसके बारे में इस डायग्राम में बताया जाता है. सो in the figure the noise has been used as reference because now noise is dominant signal. क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि अगर नैरो बैंड नॉइज नहीं है तो क्या है, उसका वैल्यू अगर 1 है तो क्या है, जो नॉइज का प्रॉपर्टी है वो डोमिनेंट है. तो अगर नॉइज का प्रॉपर्टी डोमिनेंट है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेसिक लेवल पे ले रहे हैं
या फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बाकी मेरा जो बाकी जो सिग्नल्स है उसको हम लोग ले रहे हैं। So to the noise RT phasor is added to the signal term VC in bracket 1 plus MXT. The angle between them is right. ठीक है, and from the figure we can directly obtain the appropriate value of detector output YT as under. तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट को अगर हम लोग फेसर डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली जो वैल्यू हमको मिलेगा इट विल बी दिस। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा YT का ये। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं। तो here are the conclusions. The expression for YT indicates that when the carrier to noise ratio is small, the detector output does not contain any term which is directly proportional to the message signal. So very small means as small as 1, मतलब अगर minimum उसका value 1 ही है तो उसमें क्या है कि any term which, और उसमें क्या है कि जो मेरा YT का कोई direct component नहीं है जो कि message signal के साथ proportional हो। And the last term in the above equation contains the message signal xt multiplied by the noise term cos YT. अगर एक इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म मेरा है जहाँ पे क्या है xt जो है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस xt cos YT के साथ मल्टीप्लाइड है मैसेज सिग्नल का। ये एक क्या बोलेंगे, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, बट द फेज psi t of the narrowband noise ND is uniformly distributed over a 2 pi radius. ठीक है, पर इसका जो anxiety का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, and hence there will be a complete loss of information and there will not be any message stub present in the detector output. तो obviously यहाँ पे जो मेरा डिटेक्ट, अगर मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशंस है, मींस जो सिग्नल के साथ जो चैनल के साथ अगर नॉइज का कुछ ऐसा कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या है कि चैनल के थ्रू जो सिग्नल प्रोपेगेट करेगा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, उस पे क्या है कि उसमें आउटपुट में मैसेज सिग्नल का कंपोनेंट हार्डली कुछ रहेगा। जस्ट अ सेकंड। अच्छा ठीक है, ओके सो अब यहाँ पे अगर हम लोग अगर थ्रेशोल्ड का इफेक्ट देखेंगे तो थ्रेशोल्ड का इफेक्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो लॉस होता है, ऑब्वियसली जो आउटपुट है अगर ये सारे फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई होता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट मेरा कैसा आ रहा है कि उस आउटपुट में हम लोग देख पा रहे हैं कि उसमें कोई मैसेज सिग्नल नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैसेज सिग्नल का अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो डिटेक्ट करने के टाइम में प्रॉब्लम होगा। So the loss of message signal in the output of the envelope detector due to low carrier to noise ratio is called as a threshold effect. तो ये जो मेरा हम देख रहे हैं कि जो रिसीवर से हम लोग जिस सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं उसमें कोई मैसेज सिग्नल का कंपोनेंट नहीं है, मींस जो, और यहाँ पे जो रिसीवर है वो कौन सा रिसीवर है या फिर कौन सा डिटेक्टर है, दैट वाज एनवेलप डिटेक्टर। तो ये जो एनवेलप डिटेक्टर है, इस एनवेलप डिटेक्टर में ड्यू टू लो कैरियर टू नॉइज रेशियो, जो मेरा कैरियर सिग्नल है उसके साथ जो नॉइज का इंट्रोडक्शन है उसमें मतलब उसका जो रेशियो है वो बहुत कम है, मींस बहुत ज्यादा नॉइज का इंट्रोडक्शन हो चुका है, is called a threshold effect. इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं threshold effect. The meaning of word threshold is the value of carrier to noise ratio below which the performance of a detector deteriorates much more rapidly than the portion decided by the carrier to noise ratio. तो threshold effect में क्या है? थ्रेशोल्ड इफेक्ट में एक बॉर्डर लाइन वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है जिस वैल्यू के नीचे अगर चल जाए मेरा कैरियर टू नॉइज का रेशियो, मतलब कैरियर सिग्नल का जो
सिग्नल टू नॉइज रेशियो है और जो मेरा नॉइज का सिग्नल टू नॉइज रेशियो है एसएनआर, दोनों एसएनआर का जो ये होगा मेरा, दोनों एसएनआर का जो अगर हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे मींस उसका वो दोनों एसएनआर का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो जो मेरा वैल्यू आएगा वो उसका जो मिनिमम लेवल होना चाहिए या फिर जिस लेवल के बाद जो मिनिमम लेवल के बाद उसका जो क्या बोलेंगे उसका जो क्वालिटी है या फिर जो सिग्नल का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत शार्पली डिक्टेट करेगी, तो उसको बोला जाता है कि थ्रेशोल्ड इफेक्ट। और उसमें देखा जाता है कि जो मेरा क्वालिटी है या फिर जो मेरा सिग्नल का जो मेरा आउटपुट के ऊपर जो इफेक्ट है वो वेरी ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है और वेरी रैपिडली उसका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाता है। सो by the carrier to noise ratio, every nonlinear detector such as envelope detector exhibits the threshold effect, but the threshold effect does not arise in the coherent detector. तो coherent detector जो है coherent detector में ये जो threshold effect है इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। जो मेरा coherent डिटेक्शन में है इसमें हम लोग threshold effect को नहीं देख पाते हैं। So this is all about the threshold effect. So इसी के साथ साथ इस सब्जेक्ट में जो मेरा मॉड्यूल 4 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग के पास एक ही मॉड्यूल बचा हुआ है कंप्लीट करने के लिए, दैट इज पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन और पैम। ठीक है, तो पैम सिग्नल पैम हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर दैट मतलब जो मेरा नॉर्मल स्टार्टिंग अगर है ट्रेडिशनली उससे पहले पैम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के और इससे पहले अगर बारे में हम लोग बोलेंगे तो सबसे पहले बात आता है मॉड्यूलेशन का। तो ऑब्वियसली इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक, लेकिन अभी तक हम लोग जितने सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में देखे हैं वो है मेरा एएम एफएम पीएम ये सब है। तो पैम क्या है तो और उसके साथ साथ अगर ये तो था मेरा एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। अगर हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के पास जाते हैं या फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं तो उसमें भी हम लोग देखे हैं देयर आर एफएसके एएसके पीएसके ये तीन काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मेरा हम लोग देख रहे हैं पैम, ये पैम कहाँ से आ गया। ठीक है, पैम जो है हम लोग क्या बोले कि जो मॉड्यूलेशन हम लोग करते हैं मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग को क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। मॉड्यूलेशन करने के लिए जस्ट अ सेकंड where is the whiteboard? Okay. तो मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग को क्या चीज का जरूरत पड़ता है, एक पड़ता है मेरा मेसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और उसके साथ साथ और एक चीज का जरूरत पड़ता है, व्हाट इज दैट, दैट वाज कैरियर सिग्नल। और ये दोनों मिला के हम लोग को क्या मिलता है, ये दोनों को मिलाने के बाद हमको मिलता है दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, सबको मिला के आपको मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब क्या है कि ये जो भी मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या फिर जो भी मेरा कैरियर सिग्नल है ये दोनों ये सारे सिग्नल का जो प्रॉपर्टी है या फिर जो भी नेचर है वो दोनों टाइप का हो सकता है। पहला है दे मे बी एनालॉग इन नेचर और इसको हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस इन नेचर, or it may be digital in nature or discrete in nature। ठीक है,
ये जो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा दोनों टाइप का ये जो मेरा सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। दे आर मे बी एनालॉग और डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल या फिर एनालॉग सिग्नल में क्या डिफरेंस है? जो मेरा डिजिटल सिग्नल्स होंगे, जो मेरा एनालॉग सिग्नल्स होंगे, वो किस तरीके से देखने में हो जाएंगे? मेरा एनालॉग सिग्नल कुछ एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसे स्ट्रीम की तरह देखने में होगा, ठीक है। और अगर डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल होने के बाद वो क्या होगा? ये बिट स्ट्रीम होगा, मींस 0 1 1 0 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये डिजिटल सिग्नल ड्रॉ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो काइंडली इमेजिन। तो अब जो हम लोग डिवीजन करते हैं मॉड्यूलेशन का प्रोसेस का जो डिवीजन करते हैं, वो बेसिकली हम लोग कौन से बेसिस में करते हैं कि ये जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये जो मैसेज सिग्नल है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मॉड्यूलेशन का जो टाइप्स है या फिर जो भी उसका जो डिवीजन है उसका हम लोग करते हैं। पर क्या है, और तो उस कंडीशन में मींस फॉर एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन या फिर एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन, दोनों कंडीशन में मेरा क्या होता है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होता है, इसमें कि एनालॉग और डिजिटल। लेकिन कैरियर जो है, कैरियर इस कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में, ये जो मेरा कैरियर यहाँ पे है, ये कैरियर मेरा क्या होता है, ये एनालॉग कैरियर रहता है। लेकिन जिस कंडीशन में या फिर क्या बोलेंगे, जिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में ये जो मेरा कैरियर है, ये कैरियर मेरा क्या हो जाता है, एक डिस्क्रीट कैरियर हो जाता है, उस कंडीशन में जिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और बैंड। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको और एक नाम से यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या, उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पल्स मॉड्यूलेशन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा कैरियर है, कैरियर इज अ डिजिटल कैरियर इंस्टेड ऑफ हैविंग एनालॉग कैरियर और कंटीन्यूअस कैरियर। और यहाँ पे जो मेरा उसको हम लोग बोलते हैं पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। मींस मेरा जो कैरियर है वो एक डिजिटल कैरियर है, और जो मेरा मैसेज सिग्नल है या फिर जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो क्या है, एक एनालॉग और कंटीन्यूअस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि मेरा जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो भी यहाँ पे अगर पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहेगा, it will be analog modulating signal, means analog message signal। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि एक मेरा जो कैरियर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक डिजिटल कैरियर होगा। तो जब कभी भी हम लोग एक ऐसा सिग्नल को मिक्सिंग करेंगे जहाँ पे, और मॉड्यूलेशन मीन्स व्हाट, मॉड्यूलेशन मीन्स दोनों सिग्नल को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो अगर दोनों सिग्नल को अगर हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, तो एक जगह मेरा क्या है, एनालॉग है, दूसरा जगह क्या है, एक डिजिटल है। तो जो मेरा वेव फॉर्म्स है वो कुछ किस तरीके, जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका जो वेव फॉर्म होगा वो किस तरीके से देखने में होगा। ऑब्वियसली जो मेरा एनालॉग मैसेज सिग्नल है वो भी रहेगा, और उसके साथ जो डिजिटल कैरियर है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से, जो मेरा डिजिटल कैरियर है वो भी रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का जो चीज हमको मिलेगा, मींस डिजिटल कैरियर क्या करेगा, एनालॉग मैसेज सिग्नल का जहां जहां पे डिजिटल वैल्यू 1 है उस जगह से उस जगह का क्या करेगा, उस जगह का जो वैल्यूज है, उस जगह का जो एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड को वो कैरी करेगा, या फिर उस एम्पलीट्यूड को वो बियर करेगा, या फिर उसका वैल्यू को वो पेश करेगा या फिर कलेक्ट करेगा, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस है, जिस प्रोसेसेस के थ्रू और फाइनली विप्रो के कैरियर का जो मॉडिफाइड कैरियर हम लोग बोलते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मेरा क्या होता है, वो हो जाता है मेरा मॉडिफाइड कैरियर। और यहाँ पे भी जो वो कॉन्सेप्ट है वो सेम है,
क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो वी आर यूजिंग अ डिजिटल कैरियर सिग्नल, पर उसका जो एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी है और फेज है तीनों सेम। तो अगर एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज सेम रहेगा तो जो मेरा मैसेज मेरा कैरियर सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके से देखने में रहेगा, मतलब it will just look like a normal bit strip। बहुत गंदा सा ड्राइंग हुआ है मेरा, प्लीज डोंट माइंड यू ऑल। तो ये एक नॉर्मल बिट स्ट्रिंग की तरह दिखने में रहेगा। तो अगर ये एक नॉर्मल बिट स्ट्रिंग की तरह दिखने में रहेगा तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है या फिर जो मेरा आउटपुट मिल रहा है आफ्टर मॉड्यूलेशन, जो सिग्नल हमको मिल रहा है वो क्या है, मॉडिफाइड कैरियर होता है। तो मॉडिफाइड कैरियर होता है कि उसका जो मैसेज सिग्नल है, उस मैसेज सिग्नल का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेसेस है, कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, और उसमें जो पहला प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग, उसके बाद आता है मेरा क्वांटाइजेशन। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जब डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेम में, 5th सेमेस्टर में, तभी हम लोग देखेंगे। और इसका जो प्रीलिमिनरी आइडिया है वो हम लोग को इस सेमेस्टर में ही मिल जाएगा। तो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विद सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग को जो आपका जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोग एक थ्योरी को मेंटेन करते हैं, इक्वेशंस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विद सैंपलिंग थ्योरम्स एंड द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, तो आज के क्लास में किसी को कोई भी डाउट? आज के क्लास में किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज knock me on my next class. Okay, thank you everyone.